बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हाफिज कुरान बच्ची की कब्र पर रोजाना एक बिल्ली आकर रोती और लाते मारती, मगर कोई भी उसके पीछे का राज न जान सका। एक दिन पुलिस वाले की नज़र जब इस मंजर पर पड़ी तो वो बड़ा हैरान हुआ। यूं बिल्ली जब कब्र पर पाँव मार मार कर चली गई तो पुलिस वाले ने कब्र खोदने का ऑर्डर दिया, और जो ही कब्र खुली तो मुझे पुलिस में नौकरी करते हुए तकरीबन 3 साल गुजर गए थे। लेकिन इन 3 सालों में मैंने कभी भी ऐसा अजीबोगरीब किस्सा नहीं सुना था। पिछले कुछ दिनों से मैं मुसलसल लोगों की शिकायत सुन रहा था कि एक बिल्ली है जो लड़की की कब्र पर जाकर जोर जोर से लाते मारती है। हमें लगता है जैसे वो लड़की जिंदा हो। उन लोगों की बातें सुनकर मुझे उनकी छोटी जहनियत पर गुस्सा भी आता था कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। लेकिन चूंकि एक छोटा सा गांव था और यहाँ पर रहने वाले लोगों के पास तालीम भी बहुत कम थी, लिहाजा उनसे इस तरह की उम्मीद रखना कोई हैरानकुन बात नहीं थी। आज भी मैं बैठा गुमशुदगी के केस को देख रहा था कि अचानक एक औरत जल्दी से पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हुई। रो रो कर उसकी आंखें सूजी हुई थी, जबकि उसके जिस्म पर भी जगह जगह जख्म के निशानात थे। उस औरत की इतनी बुरी हालत देखकर मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैंने वो केस एक साइड पर किया और उस औरत की तरफ मुतवज्जा होकर उससे पूछने लगा कि क्या हो गया है बीबी, और तुम्हारी इस कदर बुरी हालत किसने की है। इससे पहले कि वो मुझे कोई जवाब देती, दूसरी औरत उसके पीछे ही मेरे ऑफिस में दाखिल हुई और मुझसे माजरत करते हुए कहने लगी, सरकार, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। दरअसल ये औरत एक नफ्सियाती मरीज़ा है और ये यूं ही किसी के घर में भी घुस जाती है, फिर वहां जाकर लोगों को परेशान करती है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यह औरत पुलिस स्टेशन में भी दाखिल हो जाएगी। वो मुझसे माजरत करने लगी और उस औरत को बाहर ले जाने लगी। मैंने उसे रोक दिया और उससे कहा, तुम बाहर जाओ, मैंने इस नफ्सियाती औरत से कोई बात करनी है। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी परेशान हो गई। वो वहां से जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन जब मैंने उसे घूरा तो ना चाहते हुए भी वो बाहर निकल गई। मैंने बाकी पुलिस वालों को भी कमरे से बाहर निकाल दिया। उनमें से कुछ कांस्टेबल मुझे मुस्कुराती हुई नजरों से देख रहे थे। वो यकीनन मुझ पर शक कर रहे थे। मुझे उनकी जहनियत पर भी गुस्सा आ रहा था, मगर फिलहाल मैं किसी को भी कुछ भी समझाने के हक में नहीं था। मैंने उस औरत को अपने सामने बैठने का कहा। वो औरत बाल खुजाती हुई मेरे सामने बैठ गई। मैंने उसके बोलने का इंतजार किया। काफी देर यूं ही खामोशी में गुजर गई। उस औरत ने अपने मुंह से एक लफ्ज भी अदा नहीं किया। जब मैंने उसे दोबारा पुकारा तो उसने मुझे यूं देखा जैसे वो किसी गहरी सोच से जागी हो। फिर ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। उसे यूं रोता हुआ देखकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि मुझे फिक्र थी कि बाहर मौजूद बाकी पुलिस वाले मुझे गलत समझना शुरू कर देंगे। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खामोश करवाया और फिर उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। अब मुझे भी यही लगने लगा था कि शायद ये वाकई एक नफ्सियाती औरत है। उससे इस तरह के सवाल करके मैं कोई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद उसने एक कपड़े का टुकड़ा मेरे सामने रखा और मुझे कहने लगी, मेरी बेटी जिंदा है, खुदा के लिए मेरी बेटी को बचा लो। वो उस कब्र के अंदर रो रही है। रात को भी वो मेरे ख्वाब में आई थी और मुझे कह रही थी कि अम्मी, मुझे वहाँ से निकालो, मगर कोई भी मेरी बात का यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। मैं सबको ये कह कहकर थक गई हूँ, लेकिन सब लोग ही मुझे पागल समझते हैं और जो सोचते हैं कि मैं अपने पास से बातें बनाती हूँ, मगर जो कुछ मैं देख रही हूँ वो कोई भी नहीं देख रहा। ये कहकर वो दोबारा से फूट फूट कर रोने लगी। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत हैरत हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। मुझे जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया कि यूं एक नफ्सियाती औरत से बात करके मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। उस वक्त तो मैंने उसे तसल्ली दे दी और उसे कहा कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बेटी को ढूंढ निकालूंगा। फिर मैंने बाकी लोगों को अंदर आने के लिए कहा और फिर उस औरत को बाहर भेज दिया। मैं उसी के बारे में सोच रहा था जब एक कांस्टेबल तेजी से मेरे पास आया और मुझे कहने लगा, साहब, आप माने या ना माने, लेकिन मुझे तो ये कोई और ही मामला लग रहा है। पहले भी मुझे लगता था कि लोग झूठ बोल रहे हैं और फजूल बातों पर यकीन कर रहे हैं, लेकिन जब से मैं उस लड़की की कब्र से होकर आया हूं, तब से मैंने अपनी ये गलतफहमी दूर कर दी है। वहां पर जो बिल्ली रोज जाकर लाते मारती है, काफी देर तक वहां पर खड़ी रहती है और रोती भी रहती है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि उसने तो कब्र खोदने की कोशिश भी की है। शायद वो उस लड़की को उस कब्र से बाहर निकालना चाहती है। बस कर दो गफूर, तुम इस तरह की बातों पर कैसे यकीन रख सकते हो। तुम्हें पता है कि उस लड़की को मरे हुए काफी वक्त गुजर गया है। लोग तो उसका नमाज जनाजा भी पढ़ा चुके हैं। फिर ये कैसे हो सकता है
कि वो लड़की जिंदा हो। चलो मान लेते हैं कि वो जिंदा थी और लोगों ने उसे दफना दिया, लेकिन दफन करने के बाद कोई इंसान कितनी देर तक सांस ले सकता है? वो बच्ची थी और इतनी छोटी थी कि उस अंधेरे और खौफ की वजह से ही उसका सांस बंद हो गया होगा। मैंने चढ़ते हुए अपने कांस्टेबल गफूर को समझाते हुए कहा, लेकिन मेरी बात सुने बगैर वो एक गैर मरई नुक्ते को घूरे जा रहा था। यूं लग रहा था जैसे उसने मेरी बात की तरफ तवज्जो ही न दी हो। मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने उसे दोबारा गुस्से से पुकारा और उसे कहा, अब तुम मुझे ये ना बताना कि तुम भी उन गांव वालों की तरह जहालत की बातों पर यकीन करने लगे हो। उसने गहरी सांस ली और कहा, ऑफिसर, आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हैं। यकीनन आप कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिख गए हैं, जिसकी वजह से आपका इन मौजूदों पर से एतबार उठ गया है। मुझे उस पर ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वो मेरी ढील का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा था और मुझ पर ही बात कर रहा था। मैंने उसे सख्ती से मना किया और उससे कहा कि अब दोबारा मेरे सामने इस तरह की बात मत करना। और जहाँ तक मेरा पढ़ा लिखा होने का सवाल है, तो उसके लिए मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिसने मुझे इतना इल्म दे दिया है कि मैं अंदाज़ा लगा सकूँ कि मौजज़ों में और जहालत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। वो भी खामोशी से गर्दन झुकाकर उस वक्त कमरे से बाहर निकल गया, जबकि मैं दोबारा से उस फाइल को देखने लगा था, जो कि लोगों की गुमशुदा होने की फाइल थी। ये केस बहुत ज़्यादा पेचीदा होता चला जा रहा था। इसके साथ साथ अब उस बिल्ली वाले केस में पूरे गांव ने धूम मचा दी थी। मुझसे ज़्यादा देर तक उस फाइल पर तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि मेरे जहन में सिर्फ और सिर्फ वो बिल्ली ही गूंज रही थी। मैं भी देखना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या है जिसने तमाम गाँव वालों को पागल कर दिया है, जिसने तमाम गाँव वालों की सोचने समझने की हिस्सों को जामिद कर दिया है। यही देखने के लिए शाम के वक्त मैंने गांव में चक्कर लगाने का फैसला किया। सबसे पहले मैं जाकर लोगों से पूछना चाहता था और सुनना चाहता था कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। मैं भी यकीन दहानी करवाना चाहता था कि बिल्ली वाला किस्सा वाकई तमाम लोगों की ज़बान पर है या सिर्फ चंद ही लोग हैं जिन्होंने इसको हवा दी हुई है। और मैं उस लड़की के वालिदैन से भी मिलना चाहता था जिसकी कब्र पर रोज़ बिल्ली आती थी, और उस बिल्ली का इन सब के साथ क्या ताल्लुक था। मैं सभी कुछ पता लगाना चाहता था। शाम के वक्त मैंने गफूर से इस बारे में बात की तो वो पुरजोश हो गया और कहने लगा, मुझे अपने ऑफिसर पर पूरे यकीन था कि वो हमारी बात मानेंगे। मेरे दिल में आया कि उससे कहूँ कि ये सब कुछ मैं तुम्हारी बात मानकर नहीं कर रहा, बल्कि मैं खुद ही सच जानना चाहता हूँ। मगर ये कहकर मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। इसी वजह से मैंने ये बात अपने अंदर ही दबा दी। और फिर शाम को असर के बाद हम लोग गांव का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। ये एक बहुत बड़ा गांव था। इसकी आबादी बहुत ज़्यादा थी और गुर्बत भी इसमें हद से ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जहालत भी अपने जोर पर थी। अभी मैं पहली ही गली के अंदर दाखिल हुआ था कि मुझे एक औरत की आवाज़ सुनाई दी, जो मिर्च मसाले लगाकर दूसरी औरत को कह रही थी, अरे तुम्हें पता है कि रात के वक्त वो बिल्ली दोबारा से उस लड़की की कब्र पर गई थी और उसने उस लड़की की कब्र को आधा खोद भी डाला था, लेकिन कुछ आदमी वहां पहुंच गए जिसने उस बिल्ली को वहां से हटा दिया, वरना पता नहीं उस कब्र के अंदर से क्या निकल आता। तुम लोगों का अंदाज़ा नहीं है कि ये कितनी बड़ी बात है। मुझे तो लग रहा है कि अगर हमने उस लड़की की मदद ना की तो हम पर भी अल्लाह का अजाब आ जाएगा। अरे मैंने तो अपने शौहर से अभी बात की थी कि बाकी सब लोगों को छोड़ो, तुम ही जाकर वो कब्र खोद लो, लेकिन मेरे शौहर ने मेरी बात नहीं मानी और कहने लगा कि अगर पुलिस को पता चल गया तो वो हमें पकड़ कर ले जाएगी। बस इस मोए पुलिस की वजह से हम खामोश हो गए, वरना हम तो पता लगा कर ही रहते कि असल मामलात क्या है। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, मैं उसी के पास चला गया, क्योंकि मैं उसके दिमाग में भरे हुए खन्नास को निकालना चाहता था। मैंने उस औरत से पूछा, क्या तुमने उस बिल्ली को अपनी आंखों से देखा है? मेरी बात सुनकर उसने तेजी से नफ़ी में सर हिलाया। मैंने उसे कहा, फिर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि ये सब कुछ हकीकत है? वो बिल्कुल खामोश हो गई। इससे पहले कि मैं वहां से जाता, उसने मुझे दोबारा पुकारा और कहने लगी, सब लोग इस बारे में बातें कर रहे हैं, सबको लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा मुआवजा होने जा रहा है। औरत की बात सुनकर मैंने तेजी से नफ़ी में सर हिलाया। ठीक कहते हैं कि जाहिल इंसान से बहस करके इंसान अपने इल्म की तौहीन करता है। इसी वजह से मैं उससे किसी किस्म की बहस नहीं करना चाहता था और उसे कुछ भी समझाना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये लोग बातों से नहीं समझेंगे, बल्कि इन्हें अमल करके ही दिखाना होगा। उसके बाद मैं गांव के बाकी लोगों से मिलने के लिए चला गया, लेकिन बाकी लोगों से मिलकर भी मुझे वही जवाब मिला जो जवाब मुझे पहली औरत से मिला था
कि ये एक बहुत बड़ा मुआवजा है। आप एक बार सिर्फ हमारी बात का यकीन करके देखें और सिर्फ एक बार हमारे साथ चलकर देखें। आपको वाकई पता चल जाएगा कि हम सब ठीक कह रहे हैं। सबसे आखिर में मैं गांव के नंबरदार के पास गया। उसके पास जाकर भी मुझे यही सब कुछ सुनने को मिला, बल्कि उसने इसके अलावा भी बहुत सी बातें की जिसने मुझे हैरत में मुब्तला कर दिया। वो नंबरदार अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी था। उसके बावजूद भी वो इस तरह से बातें कर रहा था जिसकी वजह से मुझे बहुत हैरानगी हो रही थी। मैंने उससे कहा, आप कैसे ये सब कुछ कह सकते हैं, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता। मेरी बात पर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, आप ये सब कुछ कहकर मौजों से नजरें चुरा रहे हैं। मैंने उससे कहा, मैं किसी चीज़ से नजरें नहीं चुरा रहा, बल्कि मैं तो जो हकीकत है वो बयान कर रहा हूँ। चलें ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक बिल्ली है जो उस बच्ची की कब्र पर रोज़ आती है और रोज़ आकर लाते मारती है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि वो बच्ची उस कब्र के अंदर जिंदा हो। क्या पता उस बिल्ली का वहाँ पर कुछ दफन हो। उसके लिए तो हमें वो कब्र खोदनी होगी। जब मैंने ये बात की तो उसने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगा, अरे साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। आप कैसे कोई कब्र खोद सकते हैं? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैंने देखा कि वो नंबरदार एकदम ही फिक्रमंद हो गया था। सिर्फ यही एक बात थी जो कि गांव वालों के अमल के खिलाफ थी, क्योंकि गांव वाले कब्र खोदने का कह रहे थे, जबकि एक नंबरदार ही था जो कह रहा था कि वो कब्र नहीं खोदने देगा। मैंने उन लोगों में से किसी की बात नहीं सुनी थी। मैंने वही करना था जो मुझे बेहतर लगता। मैं तो उन सबको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोलने का मौका दे रहा था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि वो किस हद तक सोच सकते हैं और उनके जहन कितना आगे जा सकते हैं। पर उनसे बात करके मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनकी सोच बहुत ही महदूद थी। उनमें से ज़्यादातर लोग तो ऐसे थे जिन्होंने वो मंजर अपनी आंखों से देखा भी नहीं था। उसके बावजूद भी वो इन बातों पर यकीन कर रहे थे। अब ये मामला कुछ ज़्यादा ही पेचीदा होता चला जा रहा था। काफ़ी देर मैं उस नंबरदार के साथ बैठा रहा और बातें करता रहा। उसके बाद वो काफ़ी बेचैन रहा था। वो बार बार पहलू बदलता था। हर थोड़ी देर के बाद मुझे यही कहता था, आपको वो कब्र खोदने की इजाज़त मैं हरगिज़ नहीं दे सकता, और अगर आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मुझे आगे रिपोर्ट पहुंचानी होगी। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और उसे तसल्ली देने लगा कि फ़िक्र मत करें नंबरदार साहब, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ आपसे एक मशवरा मांगा था। मुझे पुलिस में काम करते हुए काफ़ी अरसा गुजर गया था, इसीलिए मैं इंसान को देखकर ही अंदाज़ा लगा लेता था कि उसके जहन में क्या चल रहा है। अभी नंबरदार की हरकतें और उसके अल्फाज मुझे शक में मुब्तला कर रहे थे और मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। उससे बात करके मैं उठा और उस लड़की के घर की तरफ चल दिया। उसकी माँ सहन में बैठी उसकी तस्वीर सीने से लगाए रोए जा रही थी। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, मुझे देखकर चंद लम्हों के लिए वो खामोश हो गई। फिर तेजी से भागती हुई मेरे पास आई और मेरे कदमों में गिरते हुए कहने लगी, सरकार हमारी मदद करें, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरी मासूम बच्ची जिंदा है, मेरी मासूम बच्ची को वापस ले आएं। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और उसे रोता हुआ देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। लेकिन मैं यूं उसके सामने रोकर उसको मजीद मायूस नहीं कर सकता था। मैंने उसे उठाया और उसे तसल्ली दी कि फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। थोड़ी देर के बाद वो मुझे कहने लगी, वो बिल्ली रोज मेरी बेटी की कब्र पर जाती है और उस कब्र पर लाते मारती है। मुझे यकीन है कि मेरी बेटी जिंदा है, इसी वजह से वो बिल्ली ऐसा करती है। मैंने उससे पूछा, क्या वो बिल्ली आपकी बेटी की पालतू बिल्ली थी? मेरी बात सुनकर वो तेजी से हाँ में सर हिलाने लगी और कहने लगी, जी ऐसा ही है, वो उसकी पालतू बिल्ली थी और तकरीबन 1 साल से उसके साथ ही रह रही थी। उसके बाद मैंने उससे 2-3 और सवालात किए, फिर वापस अपने स्टेशन की तरफ चला आया। वापसी पर मेरा जहन पूरी तरह से उलझा हुआ था। एक लम्हे को तो मेरे दिल में आया कि मैं कब्रिस्तान जाकर देखूं, फिर ये सोच कर ना गया कि अभी मैंने ऊपर से इस किस्म का कोई ऑर्डर नहीं लिया था। जब भी मुझे इस तरह का कोई काम करना पड़ जाता तो मुझे ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती थी। मैंने वापस जाकर ही अपने ऊपर एक ऑफिसर को कॉल कर दी और उसे सारी बात बता दी। वो ऑफिसर खुशकिस्मती से मेरा दोस्त था। मेरी बात सुनकर वो भी तशवीशज़दा हो गया और कहने लगा, क्या ऐसा मुमकिन है? अकरम, तुम खुद ही सोचो, एक बिल्ली के लात मारने पर वो लोग कैसे ये कह सकते हैं कि वो बच्ची जिंदा है? मुझे तो ये कोई और ही मामला लग रहा है। मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और फिर उसके साथ ही मैंने उसे नंबरदार के बारे में भी बता दिया।
मेरी बात सुनकर वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ। फिर मुझे कहने लगा, तुम्हें अंदाज़ा है कि वो नंबरदार कितना जहरीला इंसान है? मैंने उससे कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे उस नंबरदार के बारे में ज़्यादा नहीं पता, मैं तो सिर्फ आज ही उससे मिला हूँ। फिर उसने मुझे बताया कि नंबरदार एक बहुत ही बड़ा मुजरिम है और वो मुल्क के असासों का सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत सी गैर कानूनी सरगर्मियाँ ऐसी हैं जो उसके ज़ेर निगरानी चल रही हैं। उसकी ये मालूमात मेरे लिए बिल्कुल नई थी, क्योंकि मैं नंबरदार के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं जानता था। मेरी नज़रों के सामने नंबरदार का परेशान चेहरा घूम गया। जब मैंने उसे कब्र खोदने का कहा था तो वो तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाने लगा था। इस बारे में मैंने मज़ीद अपने दोस्त से बात नहीं की। मैंने उससे कहा, तुम मुझे सिर्फ इजाज़तनामा लेकर दे दो ताकि मैं अगले दिन अपना काम शुरू कर सकूं। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा, ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तुम्हें जो बेहतर लगता है तुम वो करो। दोस्त की बातें सुनकर मुझे काफ़ी हद तक तसल्ली हो गई थी। मैंने गफूर को हुक्म दिया कि कब्र खोदने के लिए तमाम इंतजाम कर ले। मेरी बात सुनकर पहले तो वो हैरानगी से मेरी तरफ देखने लगा, फिर कहने लगा, साहब, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? नंबरदार ने आपको मना किया था। नंबरदार का नाम वो बहुत ही एहतराम से ले रहा था। मैंने उसे कहा, नंबरदार को कोई भी नहीं बता रहा। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। मैंने उसके हाथों को देखा जो उसकी जेब की तरफ जा रहे थे। यकीनन वो मोबाइल अपनी जेब से निकालने वाला था और फिर किसी को कॉल मिलाने वाला था। मेरे जहन में न जाने क्या आई। मैंने उसे कहा, आज तुम मेरे पास यहीं रुकोगे और अपना मोबाइल भी मेरे हवाले कर दो। शायद उसे मुझसे इस बात की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए वो हैरानगी से मेरी तरफ देखने लगा। इससे पहले कि वो इनकार करता, मैंने उसे दोबारा से ऑर्डर दिया और ये धमकी भी दी कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हें मैं नौकरी से निकाल दूंगा। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात नमूदार हो गए। वो मुझसे माजरत करते हुए कहने लगा, साहब, मुझे माफ़ कर दें, मैं बस आपको मोबाइल देने ही वाला था। ये कहकर उसने अपना मोबाइल जल्दी से मेरे हवाले कर दिया। मैंने पहले से इंतजाम करने के लिए कहा था, लेकिन अब उसकी मशकूक हरकतें देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये आदमी ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ कर देगा। इसीलिए मैंने एक दूसरे कांस्टेबल को बुलाया और उसे कब्र खोदने का इंतज़ाम करने के लिए कहा। पहले मैं सोच रहा था कि कल जाकर ये सारा काम करवाऊंगा, लेकिन अभी मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अगर मैंने ये काम कल पर छोड़ा तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। मैं चाहता था कि ये काम रात के अंधेरे में ही कर लिया जाए। मैं उस कब्रिस्तान में पहुंच गया था। मैंने देखा कि कब्र के थोड़े ही फासले पर एक बिल्ली बैठी हुई थी। हमें वहां देखकर वो ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी। उसे चिल्लाता देखकर गफूर जल्दी से मेरे पीछे छुप गया। गफूर को खौफजदा देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि पुलिस वाला होकर भी वो इस कदर डरपोक हो सकता है। मैंने उसे गुस्से से सामने आने का कहा। वो कांपता हुआ दोबारा मेरे साथ आकर खड़ा हो गया। मैं उस बिल्ली की तरफ बढ़ने लगा। मुझे देखकर वो मुसलसल पीछे की तरफ चलती जा रही थी। अचानक ही वो वहां से भागने लगी। गफूर चिल्लाने लगा, साहब, इसके पीछे मत जाएं, मुझे लग रहा है ये कोई और इशा है। मगर मैंने उसकी बात नहीं सुनी। वो बिल्ली मुझसे थोड़े ही फासले पर मौजूद थी। इससे पहले कि मैं उस बिल्ली को पकड़ता, अचानक ही मुझे फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही मुझे गफूर के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, साहब, वहाँ पर कुछ लोग हैं जो फायरिंग कर रहे हैं। मेरा ध्यान उस मामले से हट गया और मैं तेज़ी से गफूर के साथ उस तरफ चल दिया। मगर मैंने अपने बाकी साथियों को उसी कब्र के करीब रुकने के लिए कहा था, लेकिन जब मैं गफूर के साथ वहाँ पहुँचा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे शदीद हैरत हो रही थी। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक आदमी निकला। वो कोई बूढ़ा शख्स मालूम होता था। उसने मुझे कहा, सुनो पुलिस वाले, रात के अंधेरे में ये काम मत करो। सुबह रोशनी में सब गाँव वालों के सामने ये करना, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अभी अगर तुम्हें कुछ पता चल भी जाता है तब भी कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि गांव वाले बहुत जाहिल हैं। मैंने एक गहरी सांस ली और ना चाहते हुए भी अपने लोगों को लेकर वापस आ गया। मगर मैं अपने दो काबिल एतमाद लोगों को वहां पर छोड़ना नहीं भूला था। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि अगर हम सब यहाँ से चले गए तो ज़रूर रात की तारीकी में कुछ न कुछ बात तब्दील हो जाएगी। वो पूरी रात मैंने जागते हुए और इसी मामले के बारे में सोचते हुए गुजारी। सुबह फजर के करीब जाकर मेरी आंख लग गई, लेकिन मैंने इतना अजीब व गरीब ख्वाब देखा जिसकी वजह से मैं खौफ से उठ बैठा। मेरा पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने ख्वाब देखा कि बच्ची कब्र से बाहर निकलती है और तेज़ी से मेरे पास आकर मेरा गिरेबान पकड़ते हुए कहती है, तुम्हें पता था कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मेरी मदद के लिए नहीं आए।
तुम्हारी वजह से इन जालिमों ने मुझे मार दिया और फिर इसके साथ ही वो बच्ची मेरा गला पकड़ लेती है। इससे पहले कि वो ख्वाब में ही मेरी जान ले लेती, अचानक ही मेरी आंख खुल गई। मेरी ये हालत देखकर करीब बैठा गफूर परेशान हो गया और मुझसे पूछने लगा, क्या हो गया है साहब? आप इस कदर पसीने में क्यों भीगे हुए हैं? कहीं आपने कोई डरावना ख्वाब तो नहीं देख लिया? उसकी बात सुनकर मैंने हाँ में सर हिलाया और उसे कहा कि वाकई एक बहुत ही डरावना ख्वाब था। उसके बाद अब मेरा दिल मचलने लगा था कि मैं बस किसी तरह से उस कब्रिस्तान में पहुंचूं और वहां जाकर उस कब्र को खुदवाऊं। तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं उस कब्रिस्तान में पहुंच गया। मैंने देखा कि मेरे लोग अभी भी करीब ही खड़े थे। उनकी हालत बहुत बुरी लग रही थी। यकीनन रात भर पहरा देते देते वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। मैंने उन्हें हुक्म दिया कि अब तुम लोग अपने घरों में जाओ और आराम करो, मगर वो अभी भी जाने के लिए तैयार नहीं थे और मुझे कह रहे थे कि जब तक हम इस केस को मुकम्मल तौर पर हल नहीं कर लेते तब तक हम कहीं भी नहीं जाएंगे। मैंने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया क्योंकि अभी मुझे भारी नफरी की ही ज़रूरत थी। मैंने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि इस कब्र को खोदना शुरू कर दो। अभी उन्होंने थोड़ी सी ही मिट्टी हटाई थी कि वहां पर नंबरदार आ गया और मुझे सख्ती से कहने लगा, सुनो पुलिस वाले, अभी और इसी वक्त रुक जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगा और उससे कहा, तुमने जिसको भी शिकायत लगानी है जाकर लगा दो, लेकिन अब तो मैं ये कब्र खोद कर ही रहूंगा और पता लगाऊंगा कि इसमें क्या है। अभी उन्होंने थोड़ी सी ही मिट्टी हटाई थी कि वहां से गोश्त के चंद टुकड़े बाहर निकले। वो टुकड़े देखकर बिल्ली तेजी से भागती हुई आई और उस गोश्त पर टूट पड़ी। ये देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि बिल्ली किसी और वजह से नहीं बल्कि यहाँ पर पड़े हुए गोश्त के टुकड़ों की वजह से आती थी। लेकिन ये टुकड़े यहाँ पर कौन रखता था? अब एक और बात थी जो मुझे परेशान करने लगी थी। मैंने अपने साथी को कहा, कब्र खोदना जारी रखो। थोड़ी देर बाद उसने कब्र खोदी तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। यूं महसूस हो रहा था जैसे यहाँ पर कभी किसी को दफनाया ही ना गया हो। मैंने वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और उसे टेस्ट करवाने के लिए भेज दिया। तकरीबन 1 दिन के बाद रिपोर्ट आई, जिससे अंदाज़ा हुआ कि उसमें कभी कोई दफन ही नहीं हुआ था। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि उस कब्र की और उस लड़की की क्या कहानी थी। जब मैंने उस लड़की के जनाजे के बारे में पूछा तो तब मुझे पता चला कि उसका जनाजा नंबरदार ने पढ़ाया था। चूंकि वो एक बेवा औरत की अकेली बेटी थी और वो बेवा औरत अपनी बेटी का जनाजा अदा नहीं करवा सकती थी। और मुझे ये भी पता चला कि उस बच्चे की लाश लाने वाला भी नंबरदार ही था। नंबरदार ने ही सबको बताया था कि वो बच्ची उसे जंगल में मरी हुई मिली है। ये बात एक लंबे अरसे से छुपी हुई थी और मुझे भी नहीं पता था। दरअसल ये 2 महीने पहले का केस था और मैं 1 महीना पहले ही यहाँ पर आया था। उन दिनों बच्चे भी बहुत ज़्यादा गुमशुदा हो रहे थे। मुझे नंबरदार पर शक होने लगा। उस वक्त तो मैंने उससे माफ़ी मांग ली और उससे कहा कि मैं माजरत करता हूँ, मैंने आपकी बात पर यकीन नहीं किया। तब उसे मैंने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन अब मैं उसकी हरकतों पर नज़र रखने लगा था। मैंने बाकी तमाम नफरी को भी कह दिया था कि नंबरदार के आने जाने पर ध्यान रखो, और मैं इस तरह से बर्ताव करने लगा था जैसे मैं एक बहुत ही नाअहल पुलिस वाला हूँ और मुझे गांव के किसी मामले में कोई दिलचस्पी है ही नहीं। थोड़ी अरसे बाद दोबारा से एक लड़के की गुमशुदगी का मामला उठा। मैंने इस मामले में बज़ाहिर कोई दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन अंदर ही अंदर मैं काम कर रहा था। और फिर उसके बाद ही दोबारा से एक लड़के की खबर भी उठी और उस दिन ही मुझे हकीकत का पता चल गया। मैंने पूरी नफरी गांव में और जंगल में भी फैलाई हुई थी। मेरे एहलकारों ने देखा कि नंबरदार एक दिन एक लड़के को लेकर तेजी से जंगल में दाखिल हो रहा था। थोड़ी ही देर बाद उस लड़के को एक आदमी के हवाले कर दिया। मेरे आदमियों ने जब उस आदमी का पीछा किया तो पता चला कि जंगल के बीच ही एक खुफिया गार थी जहां पर यह नंबरदार उन बच्चों को लेकर जाता था और बहुत जल्द ही उन्हें दूसरे मुल्क भेजने वाला था। उन बच्चों में वही एक बच्ची थी जिसकी कब्र पर लोगों ने शोशा छोड़ दिया था कि बिल्ली रोज आकर लात मारती है। जरूर ये बच्ची जिंदा है। वो बच्ची वाकई में ही जिंदा थी, लेकिन हालात मुख्तलिफ थे। वो कब्र के अंदर नहीं बल्कि एक गार में थी। यूं नंबरदार को मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर उसको अपने बाकी ऑफिसर्स की मदद से सज़ा दिलवाने में भी कामयाब हो गया। उसके बाद गांव वालों को पता चल गया कि इस मामले के पीछे असल हकीकत क्या थी। तमाम लोग ही बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे। तब उन्हें एहसास हो गया था कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा ही हकीकत का पता लगाना चाहिए। मैंने मज़ीद थोड़ा अरसा उस इलाके में काम किया। उसके बाद मैं दूसरे इलाके में चला गया, लेकिन पिछले इलाके के लोग मुझे अभी तक याद करते हैं।
और मुझे सलाम भिजवा दे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।